तो बहन जी का जो ट्वीट है ना, अपने आप में एक एटम बम है। आज आपकी पोल खुल गई कि आपको बहुजनों ने एक्सेप्ट नहीं किया। हमारी लीडर एक ही है, बहन मायावती। प्रधानमंत्री तो बहन जी बनेंगी ना, भारत सरकार में बहन जी बनेंगी। और ये 1,500 आदमी लेकर के तुम कह रहे हो बहुजनों के नेता बनोगे। मैं आज ये घोषणा करता हूँ, आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर की राजनीति आज से खत्म। नमस्कार, न्यूज़ 1 इंडिया डिजिटल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास। 2024 के चुनावों की तैयारी शुरू हो चुकी है। तमाम पार्टियां लगातार जोर लगा रही हैं कि वो किस तरीके से वोटर्स को लिभा सकती हैं। लेकिन एक तबका ऐसा है, एक संगठन ऐसा है, एक पार्टी ऐसी है, एक चेहरा ऐसा है जो दलितों के हक के लिए लड़ाई करता है, और वो चेहरा है मायावती का। और मायावती से जुड़े हुए आज मैं आपके लिए कुछ खास लोग लेकर के आया हूं जो आपको बताएंगे कि उनका विज़न क्या है और कैसे वो आम जनमानस को इम्पैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले सर नाम जानना चाहूँगा। अशोक अज्ञानी। अशोक अज्ञानी जी। तो अशोक जी, क्या लगता है आपको, बाकी इतनी सारी पार्टियाँ हैं, वहाँ से डिफरेंट बीएसपी या मायावती कैसे स्टैंड करती हैं? देखिए, वो एक अपने आप में विशेष एक महान जन आंदोलन से निकला हुआ एक मिशन है। उसकी नेता हैं और बहुत ही उन्होंने अनुभव है, उनके पास संघर्षों से निकली हुई हैं। और जो मान्यवर काशीराम जी ने बाबा साहब के विचारों पे, संघर्षों पे आधारित एक जो महान मिशन बहुजन समाज पार्टी के रूप में उन्होंने खड़ा किया था, तो उसको शुरू से लेकर के जब उनको स्थापना से लेकर के और यहाँ तक लाने में, एक राष्ट्रीय पार्टी नंबर 3 की बनाने में मुख्य भूमिका अकेले बल पर, तो बहन जी का तो उनका विशेष महत्व, विशेष स्थान है। और जब तक बहन जी हैं हमारी ऊपर हैं, तब तक इस देश के दलित के जो अधिकारों पे शोषण मुश्किल है ना होना। अभी आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में एक उसके आदिवासी उसके पेशाब कांड, बहन जी ने सिर्फ एक ट्वीट करा और रातों रात उसको जेल में डाला, जो कि 1-1.5 महीने से उसकी तरफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, और तुरंत उसके घर पे बुलडोजर पहुंचा। एमपी का एक और केस याद है, जब एक दलितों के जो घर हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में जो है वो बनाए गए थे, उसके बाद गिराए गए थे, तब भी बहन जी ने आवाज़ उठाई थी। तो ताबड़तोड़ उन्होंने, प्रशासन ने घर बना के दिए। ये देखिए, वो बना करके दिए, मुआवजा दिया और उनका अफसरों पे कार्रवाई हुई। तो बहन जी का जो ट्वीट है ना, अपने आप में एक एटम बम है। वो सिर्फ ट्वीट डाल दे तो तुरंत सारे मीडिया चैनल, प्रशासन, सरकारें तुरंत, उनको पता ना महाशक्ति है। एक ही बहन जी जब एक रैली करती हैं तो वो साल में एक आध रैली करती हैं, तो लाखों लाख लोग, दीवाने, पागल वहाँ पहुँचते हैं, जो मिशन के लोग हैं, और भूखे प्यासे नंगे पैर और अपना खाना लेकर के पैदल पहुँचते हैं, जैसे तैसे अपने कन्वेंस से पहुँचते हैं। उनको पैसा नहीं देना होता, किराया नहीं देना होता, क्योंकि मिशन के मिशनरी लोग हैं, वो तमाम कैडर हैं जो बहन जी के रूप, बहन जी को देखते हैं बाबा साहब के रूप में, मान्यवर काशीराम जी के रूप में, और अपनी एक शक्ति के रूप में बहन जी को देखते हैं। तो इसलिए बहन जी सबसे अलग है, डिफरेंट। तो जब जन उड़ाव होता है, इतने सारे लोग आते हैं, तब बोला जाता है कि ट्रकों में भर भर के लेके आ रहे हैं, लोगों को पैसे दे के लेके आ रहे हैं। तो क्योंकि बीजेपी पे तो कई बार ऐसा लगता रहता है, भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस पर भी लगा। तो क्या लगता है, क्या समाजवादी बीएसपी में, बसपा में भी कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं। देखो, मैंने छोटे मोटे संगठन भी देखे हैं जो चंदा करके रोटी का भी इंतजाम करते हैं, किराए का भी इंतजाम करते हैं, लेकिन रुकने का भी इंतजाम करते हैं। लेकिन बहन जी का जो हम बीएसपी की जो रैलियाँ, कार्यक्रम होते हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। लोग अपने आप आते हैं। एक मिशन है ना, ये कोई राजनीतिक दल नहीं है, और एक इसमें राजनीतिक खाली सीट लड़के कोई पद लेना, मुख्यमंत्री बनना, मंत्री बनना, सांसद बनना, इतना बन नहीं है। इसका एग्जिस्टेंस ही अपने आप में एक बड़ा महत्व है। एक सामाजिक परिवर्तन की, एक सामाजिक सत्ता की लड़ाई है। एक बड़े विशाल 85% जो समुदाय है बहुजन, उसकी राज सत्ता की लड़ाई है, उसके अधिकारों की लड़ाई है, भारत के संविधान को बचाने की लड़ाई है। तो ये एक सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, एक महान सामाजिक, ये जन आंदोलन जो राजनीति में कन्वर्ट होकर के सत्ता को स्थापित करने के लिए, बहुजनों की सत्ता कायम करने के लिए इस देश पे काम कर रहा है। सर, बहुजन जैसे कि अब मायावती भी जो हैं वो भी बहुजनों के लिए जानी जाती हैं, जो वंचित हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, उनके हकों के लिए जानी जाती हैं। अब यहाँ पर ट्विस्ट आ गया है, जब सरकारों को लगता है कि भाई दलित वोट तो एक साइड जा रहा है, तब वो भी दलित हितैषी बन जाते हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पर एक नाम जोड़ना चाहूँगा, चंद्रशेखर आज़ाद का। देखिए, आज जंतर मंतर पर 21 तारीख को उन्होंने आह्वान किया, हज़ारों की संख्या में लोग आए, समर्थन में आए, तमाम नेता मंत्री भी आए, समर्थन दिया कि भाई उन पर सिक्योरिटी वगैरह मिलनी चाहिए। तो फ़र्क क्या है? देखिए, जनता कन्फ्यूज़ हो जाती है कि हमारा ये हितैषी है या ये हितैषी है। मायावती जो कि सालों से रही हैं, अभी चंद्रशेखर आज़ाद नए उभरते हुए नेता हैं, तो दलित हितैषी असली कौन है? देखिए, बहन जी ने या बीएसपी ने, जब से मान्यवर काशीराम जी, पता है आपको, वैज्ञानिक थे,
और DRDO में वैज्ञानिक उस समय थे कि इतनी तनख्वाह पगार मिलती थी उनको, बड़े अधिकारी, वो चाहते तो हर तनख्वाह पे अपने ज़मीनें खरीद कर डाल सकते थे, ठीक है ना। लेकिन उस आदमी ने, महान आत्मा ने, यंग नौजवान लड़का जो कि अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर पंजाबी लड़कियां मिल सकती थी, वो भी अपना घर बसा सकता था, शादी कर सकता था, बच्चे कर सकता था, वो छोड़ करके वो पैदल घूमे, नंगे पैर घूमे, भूखे घूमे, साइकिलों पे घूमे, एक महान आंदोलन खड़ा करा। उनके ऊपर बड़े बड़े अटैक हुए जो मनुवादियों ने करे, और बहन जी के ऊपर भी हुए, लेकिन उन्होंने कभी इस तरह से अपनी सुरक्षा लेने के लिए कोई प्रदर्शन नहीं किया। हजारों लोग बेचारे सिर्फ इसलिए कि मुझे मेरे नेता को सुरक्षा देने के लिए, ये पहले बार हो रहा है भारत के इतिहास में कि बहुजन तो छोड़ो, कोई और दूसरी पार्टी ने भी, कांग्रेस ने भी, RLD ये समाजवादी पार्टी भी, उन्होंने भी, वो तो समर्थन में आए ना, लेकिन उन्होंने भी ऐसा नहीं करा होगा कि भैया हमें सुरक्षा दे दो। बाबा साहब के ऊपर इतने बड़े बड़े हमले हुए, उनको आधी रात को पारसी धर्मशाला ने बाहर उनको निकाल के पीटा लाठियों से और फेंक दिया उनको, बड़े बड़े भयंकर हमले। उस समय तो ना तो मीडिया थी, ना कुछ था, ना सुरक्षा थी, उसके बावजूद भी ब्रिटिश गवर्नमेंट से उन्होंने एक भी बार ये नहीं कहा कि मुझे सुरक्षा दे दो। ये पहला मौका, बाबा साहब ने हमारे लिए अपने बच्चे कुर्बान कर दिए, काशी राम जी ने अपना परिवार नहीं बनाया, कहा मैं शादी नहीं करूंगा, बच्चे नहीं पैदा करूंगा, और अपना परिवार छोड़ दिया। और यहाँ ये चंद्रशेखर आजाद आज रैली कर रहा है कि मुझे जेड सुरक्षा दे दो और मेरे बीवी बच्चों को सुरक्षा दे दो। CBI की जांच की भी मांग कर रहे हैं। ये फर्क है ना, किस बात की जांच भाई, किस बात की चारों आरोपी गिरफ्तार हैं पहले। अरे किस बात की जांच भाई, वो बच्चे वो आ रहे, तुम अगर किसी को गाली बकोगे, उन्होंने करा है, हमले होते रहते हैं, हम भी नेता, मैं तो कहाँ पूरे देश में जाता हूँ, जमीनें छुड़वाता हूँ अपने आदिवासियों के, SC STs के, दुनिया भर के केस जीते हैं मैंने, एक से एक धमकियाँ आती हैं, लेकिन क्या करें, हम पैदल घूमते हैं, मेट्रो में घूमते हैं, मैं तो उसमें अनरिजर्व सीटों में जाता हूँ, स्लीपर क्लास में, वो संडास के पास बैठ के भी जाता हूँ जब टिकट कंफर्म नहीं होता है। तो बहुत सारे, देखिए सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है, आप 2-3 हज़ार आदमी ला करके दिल्ली में आज आपने क्या दिखा दिया। देखो इसको कहते हैं अपरिपक्व राजनेता या कोई नेता। जब ये कहावत है ना कि अगर बंद हो मुट्ठी तो वो लाख की होती है और खुल जाती है तो खाक की हो जाएगी, खाक हो गई ना। आज आप बड़े डींगे हाँक रहे थे, दिल्ली नीली नीली हो जाएगी और 28 राज्यों से लाखों लाख, ये जहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है ना, वहाँ मेरी 30 साल की एज निकल गई, वहाँ करते करते जंतर मंतर पे, वहाँ जो दो दायरा है ना, चारों तरफ जो बैरिकेड लगे हैं, वहाँ 1500-2000 आदमी ठूसा ठूस होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते हैं। वो बार बार दिखा रहे हैं जी इतनी भीड़, अरे भैया 1500-2000 हज़ार आदमी यहाँ पे आते हैं। और जो रामलीला मैदान में जब उसमें 3 लाख आदमी बिछ जाते हैं ना, जब वो फुल दिखता है, बिल्कुल। तो आप किसको गुमराह कर रहे हो यार, 1500-2000 हज़ार आदमी बेचारे वो ला करके सारे, और एक परिपक्व आदमी नहीं है। और दूसरा, तुम्हारे मंच पर SP और RLD के बड़े बड़े सांसद, वो यादव और कौन कौन आए हुए हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य भी आए थे, 100-100 200 तो वो भी लाए होंगे। तो तुम्हारी भीड़ कहाँ है भैया, कहाँ इसका। और दिल्ली के लोग कहाँ गए, जिस दिल्ली में तुम कर रहे हो, तो बेचारे बाहर बाहर से आए नौजवान, कोई साइकिल पे, पैदल, जैसे जैसे आप आज आपकी पोल खुल गई कि आपको बहुजनों ने एक्सेप्ट नहीं किया। यू आर नॉट आवर लीडर, हमारी लीडर एक ही है, बहन मायावती, और उसके अलावा बहुजन लीडर कोई नहीं है। बहन मायावती बहुजनों की नेता है, एक छत्र नेता है, सर्वमान्य नेता है, और बहुजन आंदोलन, बहुजन समाज पार्टी हमारी राजनीतिक दल है। उसके अलावा कोई नेता को हम स्वीकार नहीं करेंगे। बहन मायावती और बहुजन मूवमेंट जिसको नेक्स्ट लीडरशिप देगा वो हमें मान्य होगा। आकाश आनंद हमारा भविष्य का नेता है, वो हमारा एक्सेप्टेड है। आज चंद्रशेखर रावण ने, आज कहते हैं अपने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार ली इसको करके, और ये बिल्कुल आज फ्लॉप शो हुआ है। आज चंद्रशेखर रावण ने जो थोड़ी बहुत इसकी वो थी कि लगता था कि वो कहावत है ना कि शेर का डर नहीं होता, टपके का डर होता है, आज वो टपके का डर भी खत्म हो गया। तो अज्ञानी सर, मैं वहाँ पर रिपोर्टिंग भी करके आया, मैंने देखा कैसा माहौल था वहाँ पर, कितने जनसैलाब था, कितने लोग थे वहाँ पर, कितने नेता है वहाँ पर। तो मैंने एक सवाल किया लोगों से कि क्या 2024 में आपको चंद्रशेखर आज़ाद में प्रधानमंत्री का कोई चेहरा नजर आता, तो उन्होंने बहुत समर्थन में बोला कि हाँ हमें आगामी प्रधानमंत्री लगता है। वही सवाल मैं आपसे दूसरी तरीके से करना चाहूँगा, क्या मायावती में आपको लगता है कि देश का अगला प्रधानमंत्री हो सकता है? क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में उन्होंने 3 साल तक 3 अपने कार्यकाल पूरे किए, उसके बाद वो अब केंद्र में गई नहीं, लेकिन क्या लगता है कि अभी भी मायावती जो है वो केंद्र में काबिज हो सकती है या फिर कोई और उत्तराधिकारी? देखिए, सिर्फ मैं तो पिछले 1.5 साल से इस बात को बोल रहा हूँ कि ये जो 75वां साल है भारत के उसका लोकतंत्र का, ये हमारा दलितों का है, और बहन कुमारी मायावती ही इस देश की प्रधानमंत्री बनेंगी। वो माहौल बन गया है। मैं इस हवा में नहीं कह रहा हूँ, लगातार बोल रहा हूँ। जब कोई नहीं बोल रहा था तब मैं बोल रहा था, क्योंकि बहन जी के पास 10 लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, पता है आपको, 10 लोकसभा सीटें, और उत्तर प्रदेश में बड़ा संगठन है, 1.5 करोड़ से ज़्यादा वोट हमारा इलेक्शन कमीशन में BSP के नाम पर,
और पूरा देश के अंदर संगठन है। तीसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बहन जी ने बचा रखा है। पूरे देश में हमारी टीमें, हर राज्य सरकारें सब हैं। तो उत्तर प्रदेश में जोर लगाएंगे, 50 सीटें बहन जी की आनी है। और ये जो दूसरा जो मोर्चा बन रहा है भारत के नाम पे, इंडिया के नाम पे जो कुछ बना रहे हैं, इनको 200-220 सीटें आएंगी और इनकी मजबूरी होगी, बहन जी को 50 सीटें आएंगी, घर से लाके प्रधानमंत्री बनाएंगे। बहन कुमारी मायावती प्रधानमंत्री बन सकती है। और दूसरी बात ये, उनके पास प्रशासन चलाने का और शासन चलाने का अनुभव है। और उनका खाली अनुभव नहीं है, उन्होंने जब ये इतिहास है भारत का, एक राज्य उत्तर प्रदेश, जब बहन जी फुल फ्लैश मुख्यमंत्री थी 2007 से 12 तक, वहाँ पर सारे जितने थे डॉन, गुंडे, मवाली, पूरा राज्य छोड़ के भाग गए थे। लॉ एंड ऑर्डर एक नंबर का, ना कोई अल्पसंख्यकों के खिलाफ कोई वहाँ पर कोई उन्माद एट्रोसिटी हुई, ना SC/ST के खिलाफ, ना महिलाओं के खिलाफ, ना मजदूरों के खिलाफ। और कम से कम 30 लाख से ज़्यादा रोजगार दिए डिफरेंट विभागों में, पुलिस से लेके, सफाई कर्मचारियों से लेकर के, प्रोफेसरों से लेके, शिक्षकों से लेके भर्ती करे। और उन्होंने एक रुपये पे, पता है आपको, एक रुपये पे फ्लैट दिए, जमीनें दी, एक रुपये की रजिस्ट्री में अपने बहुजनों को। पता है ये आपको? नहीं पता, मैं बताता हूँ। चलो यहाँ पर NCR में, यहाँ पर मेरठ में और यहाँ गाजियाबाद में 1 रुपये पे आज भी जो करोड़ों की ज़मीनें और फ्लैट हो गए, बहन जी ने अपने बहुजनों को अपना कांसीराम आवासीय योजना पे 1 रुपये पर, कोई पैसा नहीं, 1 रुपये की रजिस्ट्री दो और आप मालिक बन जाओ। ऐसा कोई करेगा भला? एक परिपक्व नेता, एक हमारी अनुभवी, जिसको राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक अनुभव हो चलाने का, तो हमें तो वो नेता चाहिए ना। अब ऐसा नेता थोड़ी चाहिए जो अपने लिए सुरक्षा मांगे बैठे। भैया अपने बीवी बच्चों को, अभी से तुम्हें बीवी बच्चे याद आ गए। बहन कुमारी मायावती के आगे, नाम के आगे कुमारी क्यों लिखा है भाई? क्योंकि बहन मायावती ने शादी नहीं की, अपना परिवार नहीं बनाया। तुम परिवार रो रहे हो। बाबा साहब ने अपना परिवार गंवाया हमारे लिए, मान्यवर कांसीराम जी ने परिवार नहीं बनाया, परिवार को छोड़ दिया। और वही काम बहन कुमारी मायावती ने किया, अपना परिवार छोड़ दिया, अपना परिवार नहीं बनाया। वो चाहती तो शादी, परिवार तो मोदी जी ने भी नहीं बनाया सर। नहीं, वो अलग, वो बिल्कुल अलग है उनसे। और उसमें वो अलग विचारधारा की लड़ाई है। उससे हमारा, उसका परिवार बनाया, उसने छोड़ दिया। परिवार बनाया, उसने उस त्याग दिया। मान्यवर कांसीराम जी ने और बहन कुमारी मायावती ने कहा कि हम मिशन के लिए शादी नहीं करेंगे। ये बहुजन समाज ही हमारे बच्चे हैं, बाप हैं, परिवार है, यही है हमारा। इसी को हम इसके लिए काम करेंगे। अपना जीवन कुर्बान कर दिया। कांसीराम जी भी जवान थे, बहन जी भी जवान थी, कर सकते थे ना शादियाँ। आप कहीं पर अच्छे लड़के और वहाँ पर लड़कियाँ मिल जाती, उनको परिवार बना ले। मुख्यमंत्री बन गई, 4 बार मुख्यमंत्री रही, और उसके बाद कर सकती थी ना शादी, लेकिन नहीं करी। उन्होंने कुर्बानियाँ दी। और एक ये नेता आया, कह रहा मैं बहुजन का नेता हूँ, और खुद वो 1,500 आदमी लेके कह रहा मुझे वो दे दो भाई, तुम ये जेड सुरक्षा दे दो, मेरे बीवी बच्चों को बचा लो, फलाना कर लो। एक खरोंच लग गई, उसको कह रहा कि भैया उसको ये 1 महीने तक वहाँ पर हॉस्पिटल, गोली चली थी, वो एक खरोंच, मतलब अरे गोली चली है। यहाँ तो एटम बम चलेंगे, मशीन गनें चलेंगी, बहुत कुछ चलेंगे। यहाँ तमाम लोग रोज धमकियाँ देते हैं, रोज मारपीट करने को हमारे बहुजनों नेताओं के मिशन के ऊपर। देखो ये लड़ाई सत्ता की है, उसके लिए कभी भी हमला हो सकता है। तो पुलिस और प्रशासन। और देखो दूसरी बात, इंदिरा गांधी को किसने मारा? जो सुरक्षा गार्ड थे उन्होंने ही मारा ना। जो राजीव गांधी के कितनी सख्त उसकी थी, उसको उसकी सुरक्षा में उड़ा दिया, उसको बम से उड़ा दिया। वो बादल, उसकी गाड़ी थी, उसके नीचे लगा दिया, उड़ गया। तो इस तरह ये इतिहास गवाह है, ये सुरक्षा। और दूसरी बात, सुरक्षा ही बाद में काल, सुरक्षा ले क्यों रहे हो भाई? आप सुरक्षा ले क्यों? ये जितने भी आएंगे ये तो अपर कास्ट होंगे, जहाँ ऑफिसर, जो वहाँ पर जितने भी वो सोल्जर होंगे, अपर कास्ट ही तो होंगे। जिनको तुम गालियाँ दे रहे हो सकता है वही तुम्हें पीट दे। क्या पता है ऑफिसर भी बाद में बोलें कि छांटो भाई, इनमें भी हमें दलित ही चाहिए। हाँ, तो नहीं, तो दलित हैं कहाँ से लाओगे? जो वहाँ वो ब्लैक कमांडो वगैरह, जो जेट सिक्योरिटी में, ये वहाँ भयंकर जातिवाद है, आने नहीं देते तुम्हारे लोगों को। मुझे एक बता दो। और वहाँ रिजर्वेशन भी नहीं लागू कर रखा है इन्होंने। हम मांग कर रहे हैं कि भैया फोर्स में और इनमें जो मेन जो ये इंटेलिजेंस की है, इनमें हमारा रिजर्वेशन लागू करो। लागू नहीं कर रहे। ये नहीं बोलता है चंद्रशेखर रावण। इसका एक भाषण सुन लो, नीतियों के ऊपर, संविधान के ऊपर कोई ऐसी परिपक्वता वाली बात करता हो तो मुझे बता दो। परसों नरसों कह रहा जी मेरा रावण नाम मैंने नहीं लिखा, मैंने नहीं रखा, मीडिया ने दे दिया। और मैं अब वो कह रहा है आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम लिखा ना, उस दिन कह रहा परसों उसका सत्य टीवी पे चल रहा है। और ये जो प्रोफेसर रतनलाल का एक अम्बेडकर नामा, उस पर देख लेना, 3 दिन पुरानी मैं बाइट सुन रहा था, इंटरव्यू दे रहा, कह रहा जी मैं तो पंडित चंद्रशेखर आज़ाद से मैं प्रभावित हूँ। तो इसका मतलब बहुजन नेता बाबा साहब, हमारे ये तमाम पैरियर सब जीरो हो गए, खत्म हो गए। इसका मतलब तू अब पंडितों को तू कर रहा है यार। पंडित देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद जी शहीद,
जिन्होंने कि इस देश के लिए करा, वो ब्राह्मण थे, मगर ब्राह्मणों ने भी हिम्मत नहीं की उनके नाम के आगे पंडित जोड़ने की। इस आदमी ने पंडित जोड़ दिया। अच्छा ज्ञानी सर, मेरा जो जैसे आपने बताया कि ये जिस तरीके से एनडीए वर्सेस इंडिया है, तो जो इंडिया है इसके पास आपने बताया 220 कुछ सीटें आएंगी और उसमें से वो बहन जी को समर्थन देंगे और बहन जी को अपना नेता चुनेंगे। क्या विपक्ष के नेता राहुल गांधी, नीतीश कुमार, इधर अखिलेश यादव मान लो, मतलब इनमें इतना दम नहीं है, या इनके पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है, या जो बात बोली जाती है बिना दूल्हे की शादी है, क्या इनके पास कोई ऐसा लीडर नहीं है कि इनको मायावती बहन के पास आना पड़े? देखिए, इनके अगर होता तो ये घोषणा नहीं कर देते परसों, क्योंकि जिस दिन इन्होंने घोषणा कर दी, अगर ये ममता बनर्जी को बोलेंगे तो वो नीतीश कुमार भाग जाएगा, नीतीश कुमार को बोलेंगे तो वो दूसरे शरद पवार भाग जाएगा, और खुद को बोलेंगे तो सारे ही भाग जाएंगे। तो इसीलिए इनके पास इनकी मजबूरी है, ये नहीं कर सकते। दूसरी बात ये कि हमेशा से बीएसपी ने प्री पोल कभी नहीं किया अलायंस, हमेशा उन्होंने आफ्टर पोल किया है। और पहली बार एक होता समाजवादी पार्टी के साथ इन्होंने विधानसभा में किया था, नहीं तो कभी नहीं करते हैं। वो भी सफल नहीं हुआ, हमेशा से बाद में करते हैं। तो इसीलिए बहन जी 50 सीट जीतने जा रही है उत्तर प्रदेश में, बीएसपी 50 सीटें जीतेगी और इनकी मजबूरी होगी, क्योंकि अगर बीजेपी को इन्होंने मौका दिया, जोड़ तोड़ से उसने सरकार बनाई, तो फिर सबसे पहले इनको जेलों में डालेंगे, वो उनका कल्चर है। तो इनकी मजबूरी होगा कि वो जेलों में जाने से बचने के लिए ये बहन जी को प्रधानमंत्री घर से लाके सब मान लेंगे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये सब मान आंख लेंगे, मूंद करके पैर पकड़ के लाएंगे। चारा क्या है? अच्छा 220 हो के 272 चाहिए ना भाई, 2/3 मेजोरिटी चाहिए। टोटल 544 में से 272 सीटें चाहिए, तो जो 50 सीटें बचेंगी वो बहन जी को वो प्रधानमंत्री, बहन जी के 50 सीट की गारंटी, बिल्कुल गारंटी है। वो तो मैं कह रहा हूँ, गारंटी ले रहा हूँ, क्योंकि मैं यूपी भी घूम के आया हूँ। और दूसरा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस समय राजस्थान में भी, हरियाणा में और मध्य प्रदेश में भी चमत्कार होगा, और पंजाब में चमत्कार। अकाली दल के साथ उन्होंने किया ना गठबंधन, तो वहाँ से भी उनको 2-2, 4-4 सीटें आएंगी। और कुछ वैसे गठबंधन, बहन जी ने परसों कहा कि हम अकेले लड़ेंगे, लेकिन जो छोटे दल हैं, जो जिनका कि इस भारत से, यूपीए और एनडीए से कोई मतलब नहीं होगा, उनके साथ हम, क्षेत्रीय दलों से इंडिपेंडेंट हैं, उनके साथ हम करेंगे। तो उसमें ओबीसी हैं, दूसरे जो मजबूत हैं अपने अपने इलाकों में, इनसे गठबंधन हो गए। तेलंगाना में भारी हो सकता है, एक दो सीट वहाँ पर भी आएँ, तो 50-55 सीटें इधर से होकर अलायंस के मिला के 60 सीटें, तो ये आराम से जो तीसरा हमारी जो मेन शक्ति है, सीधा दखल हमारा बहुजनों का। नहीं तो मैं ये जानना चाह रहा था, क्या मायावती खुद को फ्रंट पर रखेंगी कि भाई वो प्रधानमंत्री बनेंगी, या फिर जैसे आकाश आनंद हैं, अब कह सकते हैं कि उनके बाद जो है बीएसपी की बागडोर संभालेंगे, तो क्या लग रहा है, वही रहेंगी या फिर कोई और? नहीं, प्रधानमंत्री तो बहन जी बनेंगी ना, भारत सरकार में बहन जी बनेंगी। अब ऐसा अनुभवी नेता चाहिए ना। आकाश आनंद तो अभी तो विद्यार्थी है, अभी तो सीख रहा है, अभी तो उसको 4 राज्यों की जिम्मेदारी देके अभी चेक हो रहा है कि भैया अभी तो काम करो। अभी तो बहन जी ने ऐसा नहीं कि भतीजा है तो एकदम से सर पे बिठा दिया, उसको काम दिया, काम करो। और 2015 में सदस्य बन गया था, तब से लगातार काम कर रहा है, ठीक है ना। दूसरी बात, प्लस पॉइंट आकाश आनंद का ये है कि बहन जी के साथ साथ रह करके प्रशासन चलाने का उसको समझ आ गई, और राजनीति की समझ आ गई, नीतियों की समझ आ गई, कैसे पार्टी को, संगठन को चलाना, उसकी समझ आ गई 5-6 साल में परिपक्व होने के बाद। उसके बाद बहन जी ने कोऑर्डिनेटर बनाया और उसके बाद 4 राज्यों की जिम्मेदारी दी है, पूरे देश की नहीं दी है। कुछ लोग अभी भी बोलते हैं कि आकाश आनंद तो ट्वीट भर के हैं, ट्वीट करते हैं, बाकी जमीन पर कुछ उनका दिखता नहीं है। देखिए, वो जो विरोधी लोग हैं वो तो इस तरह से बोलेंगे। एक ट्वीट और 1,500 आदमी, वो उससे जो ट्वीट है ना, वो एटम बम है। वो लाखों लोगों की, जैसी बहन जी एक ट्वीट करती है ना, सारे मीडिया, प्रशासन, सरकारों की नज़र होती है उस पर। पता है आपको कि मायावती ने क्या ट्वीट कर दिया, वो तुरंत देखते हैं कि उसका मीनिंग क्या है। और यहाँ पर इतने 1,500-2 हज़ार आदमी में भी वहाँ कौन सी जनरल मीडिया थी, मुझे बताओ, कौन आया था, कौन आपको दिखा रहा है? वो खाली हमारे जो कुछ चैनल है, लाखों की भीड़। अरे भैया 2 लाख यहाँ करोगे रामलीला मैदान में, तब भी उसमें आधा भरता है। यहाँ 2,000 आदमी आते हैं यहाँ पर, जो बैरिकेड की उसमें, उसमें क्यों तुम बेगुमराह कर रहे हो अपने लोगों को? आज बहुत बड़ा एक विभीषण का नाश हुआ है, उसने अपने आप किया, जो बहन जी के बराबर आना चाहता था। सर, चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं, ये कहते हैं बुआ हैं। मैंने अभी काफ़ी सारे सवाल पूछे, क्योंकि इनका जो पूरा वो आंदोलन था वो हमने जाके कवर किया, उधर लोगों से बात करी, नेताओं से भी बात करी। मायावती को लेकर के मैंने काफ़ी छानने की कोशिश करी कि कहाँ कुछ मिले, मन है कि नहीं है। तो मुझे यही मिला कि ये चाहते हैं, भीम आर्मी चाहती है, जो इनकी पार्टी है वो चाहती है कि मायावती के साथ मिलना, लेकिन ये बोल रहे हैं कि मायावती पीछे हट जाती हैं। तो क्या मायावती क्यों पीछे हट रही हैं? अगर दोनों दलित हितैषी हैं तो एक साथ आ जाएंगे तो दलितों की तलवार और मजबूत हो जाएगी। तो बहन जी यहाँ पीछे क्यों हट रही है, उसकी वजह क्या हो सकती है? देखिए, 2 वजह हैं। सबसे पहली वजह तो ये है कि जब आपने अपनी राजनीतिक दल बनाया, बिना उस समय बहन जी को पूछा था क्या?
उस समय गए थे क्या? बहन जी के रास्ते बंद कर रखे थे क्या? अभी मैं लखनऊ होके आया तो पूरा खुला हुआ, बहन जी सामने सबसे मिल रही हैं। कोई जितना आसान मैंने देखा, जितने ये अमित शाह वगैरह से इनको कोई नहीं मिलने देता, जितना जो कहते हैं ना बहन जी से मिलना मुश्किल, जितना आसान बहन जी से मिलना है, मैंने तो अपनी ज़िंदगी में कोई नेता नहीं देखा उतना आसान। तुम गए थे क्या? 2020 में एक बार प्रस्ताव दिया था बहन जी को कि भाई मुझे कोई एक राज्य दे दो और वहाँ का मैं पार्टी भी चलाऊँगा, मुझे मुख्यमंत्री 28 राज्य हैं देश के अंदर, एक राज्य ले लेते कोई से भी, वहाँ का मुख्यमंत्री। बहन जी हर जगह मुख्यमंत्री थोड़ी बनेगी, सारी जगह अलग अलग जाएंगे। आप बोलते बहन जी मैं राजनीति करना चाहता हूँ, मुझे बहुजन समाज पार्टी में मुझे दे दो और एक राज्य दे दो, मैं संभाल लूँगा, राजस्थान मध्य प्रदेश जो मर्जी ले लेते, वहाँ पर मुख्यमंत्री बनते, चलाते संगठन को, बहन जी मदद करती। बहन जी से बिना पूछे आपने राजनीतिक दल बनाया, अब चल नहीं पा रहा तो अब बुआ बना रहे हो, अम्मा बना रहे हो, कुछ कुछ कह रहे हो कि जी बहन जी अब सड़क पे बैठ के कर, बहन जी या मैं तो आपको मम्मी मानता हूँ और मुझे आप ले लो। अरे ये तरीका होता है? ये अनुशासित व्यक्ति एक उसका तरीका होता है। अगर आपको फिर भी आना है आप प्रस्ताव लेके जाइए। बहन जी कहाँ पीछे गई? अगर उनके घर गए आप प्रस्ताव लेके, आप कहते बहन जी मैं अपनी पार्टी बंद कर दूंगा, उसको विलय कर दूंगा और आप बहुजन समाज पार्टी में मुझे रखिए और मुझे जिम्मेदारी ये देना चाहती हैं, मैं बिल्कुल काम करूंगा। उसके बाद अगर बहन जी मना करें तब तो समझ में आता है कि बहन जी बड़ी अहंकार में या नहीं बात माने। आप एक बार प्रस्ताव नहीं दिया, कितने लिखित प्रस्ताव दिए बहन जी को। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे बहन जी को गिराने के लिए दुनिया की नज़रों में कि देखो मैं तो बहन जी चिल्ला रहा हूँ, बहन जी मुझे बुलाती नहीं, बहन जी पीछे हट जाती है, बहन जी पता नहीं क्यों नहीं। मतलब तुम अपने आप को दिखा रहे हो तुम इतने बड़े तुर्रम खान हो जो बहन जी से बराबरी कर रहे हो। तुम्हारी हैसियत क्या है? कौन पूछता है तुम्हें? 50 वोट नहीं मिलते जब तुम चुनाव लड़ते हो और ये 1500 आदमी लेकर के तुम कह रहे हो बहुजनों के नेता बनोगे। ऐसे विभीषण बहुत आए बहुत चले गए और बहन जी मजी हुई खिलाड़ी है, राजनीति की उसको पता है, आंख से देख लेती है हाव भाव से कि कौन कितने पानी में है। ऐसी इतना बड़ा संगठन, बड़ी से बड़ी पार्टियां, जब हिंदूवाद का जब पूरा इन्होंने 2012 के बाद इन आरएसएस वालों ने अन्ना आंदोलन से लेकर नरेंद्र मोदी तक जब हिंदूवाद का, जब इन्होंने मनुवाद का जब इस देश के राजनीति में तड़का मारा, बड़ी बड़ी पार्टियां गिर गईं। लेकिन बहन जी ने पूरी जोर शोर से अकेले बल पे, उसके अपने लोग भी दुश्मन निकले, उनकी बुराई करते 24 घंटे, लेकिन देश में बीएसपी को राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे से कम नहीं होने दिया। राष्ट्रीय पार्टी का मतलब है 28 राज्य और 7 एनसीटी, उनमें वोट लेना, 7% वोट लेना ऐसी आसान काम नहीं है। और जिस समय 2019 में पूरे देश में मोदी मोदी हो रहा था, बड़ी से बड़ी पार्टियां हार गईं, उस समय बहन जी 10 सीटें लेके आई उत्तर प्रदेश में लोकसभा की। ये 2019 में ये मजी हुई खिलाड़ी जो अकेले बल पे लड़ रही है, हमें अगर विश्वास है, आंख मूंद के हम अंधभक्त हैं बहन जी के, बिल्कुल आंख मूंद करके, क्योंकि हमें दिख रहा है उसने ना शादी की ना कुछ किया, कोई लालच में नहीं। किसी आपने देखा अमित शाह के पास जाते हुए, मोदी के पास, किसी के पास जाते हुए देखा बहन जी को कभी? वो किसी के पास नहीं जाती, अपने कैडर के साथ, अपने लोगों के साथ काम करती है, एकमात्र विश्वास पात्र नेता है। तो इस तरह के सैकड़ों लोग आते हैं जाते हैं, ऐसी हवाएं आती हैं। आज उसने अपनी लुटिया डुबो ली, अपने हाथ अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार ली। आज जो टपके का डर था, वो टपके का डर भी आज खत्म हो गया। तो इसीलिए आज उसकी राजनीति खत्म, आज से पटाक्षेप हो गया है। मैं आज ये घोषणा करता हूँ, आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर की राजनीति आज से खत्म। चलिए, तो आज़ाद समाज पार्टी और उनके अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद की राजनीति को तो इन्होंने आज ख़त्म कर दिया है ज्ञानी सर ने। लेकिन मायावती जो एक नाम है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, एक ऊंचा कद है, बहुत ऊंचा कद है, क्योंकि 3 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, अनुभव रखती हैं, सत्ता को चलाना जानती हैं और आज भी उनकी सीट्स, उनके कार्यकर्ता, उनके बूथ स्तर के लोग इस बात की गवाही हैं कि अभी भी मायावती जो हैं वो राजनीति में सक्रिय हैं और 2024 में बहुत कुछ करने जा रही हैं, वो सब कुछ पता लगेगा। लेकिन इन तमाम तरह की जानकारी के लिए और इस तरह की पत्रकारिता के लिए कि हर एक पार्टी के तबके को एकदम खोज करके निकालना, इन सबको देखने के लिए आप न्यूज़ 1 इंडिया के साथ बने रहिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हर एक अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ 1 इंडिया को। थैंक यू।